हाय दोस्तों। आज पढ़ते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आर्थिक विचार, द इकोनॉमिक आइडिया ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। तो और ये मेरे हिसाब से अपने स्वतंत्रता संग्राम के मतलब सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे मेरे हिसाब से। ठीक है। और उनके बारे में भी देखेंगे, केवल इकोनॉमिक्स में कितना डिग्री उनके पास है। ठीक है। तो देखते हैं इनका जो जन्म होता है, इनका लाइफ साइकिल जो है 1891 टू 1956। वैसे तो ये बहुत छोटे थे, गांधी जी का जन्म जो है 1869 में हुआ है। ठीक है। लेकिन अंबेडकर जी अपने आप में एक अद्भुत थे। ठीक है। वर्सेटाइल पर्सनालिटी है। ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अ कस्टोडियन ऑफ सोशल जस्टिस एंड चैंपियन ऑफ सोशलिज्म एंड स्टेट प्लानिंग। तो देखते हैं। he was the architect of he was the architect of the Indian Constitution। संविधान के निर्माता है ना वो। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। कस्टोडियन ऑफ सोशल जस्टिस, कस्टोडियन ऑफ सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस के, सामाजिक न्याय के वो कस्टोडियन है। ठीक है। कितना नियम कानून बन गया। अभी भी देखते हैं एससी कमीशन है, एसटी कमीशन है। तो कहीं ना कहीं शुरुआत वहीं से हुआ था ना। जो न्याय दलित के साथ नहीं होता था, आज क्या होने लगा, न्याय होने लगा। ठीक है। जिनको सर्वहार कहते हैं, हरिजन बोला जाता था, अब क्या है। अभी देखिए तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट, तो अभी हम हर जगह देखते हैं, हर जगह देखते हैं कि अभी क्या होता है कि उस तरह का सिचुएशन नहीं है, पैनिक सिचुएशन जिस तरह से पहले था सामाजिक स्तर पर। तो कस्टोडियन ऑफ सोशल जस्टिस एंड चैंपियन ऑफ सोशलिज्म एंड स्टेट प्लानिंग, एंड चैंपियन ऑफ सोशलिज्म एंड स्टेट प्लानिंग। इसको देखेंगे सोशलिज्म का चैंपियन कैसे थे, उनका आइडियोलॉजी यही है। ठीक है। कि मार्क्सिज्म विथ बौद्धिज्म इकोनॉमिक आइडिया उनका है। बहुत बहुत सुंदर है, देखेंगे हम। ठीक है। और मार्क्सिज्म भी क्या कहता है, सोशलिज्म कम्युनिज्म इसी पे जोड़ देता है। ठीक है। सोशलिज्म नहीं, कम्युनिज्म पे जोड़ देता है। ठीक है। सोशलिज्म पे तो और उसके साथ वो और कि डेमोक्रेसी, मार्क्सिज्म विथ डेमोक्रेसी। ठीक। लोकतंत्र के साथ मार्क्सिज्म, तो देखेंगे थोड़ा सा आइडियलिस्टिक लगता है अभी के समय में। क्योंकि अगर उस अभी के नहीं, कभी भी मतलब कि अगर डिक्टेटर, अगर किंगशिप अगर रह गया, इफ इंडिया वाज अंडर किंगशिप, तो अगर हम ऐसा बात करेंगे, लेकिन बात है कि अगर किंगशिप रहेगा तो डेमोक्रेसी कैसे होगा, नहीं होगा। तो कभी उस तरह की सिचुएशन में ये सोशलिज्म और विथ डेमोक्रेसी वहाँ पे काम नहीं करता है। लेकिन डेमोक्रेसी जब सही है तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन कोई भी जो व्यक्ति होता है इस तरह का बहुर्मुखी व्यक्ति, ठीक है, ओज से भरा हुआ, वो क्या देखता है, 200-300 साल आगे सोचता है, आगे देखता है। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं। ठीक। और वो किस पे जोड़ दिए थे इकोनॉमिक डायमेंशन में, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को वो बोले थे, क्या बोले थे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। क्या था इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स उनके अनुसार, इस पे वो चर्चा किए थे। तो पहला जो आपका था वो एग्रेरियन रिफॉर्म ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एग्रेरियन रिफॉर्म ऑफ इंडियन इकोनॉमी किसके संदर्भ में,
इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ स्मॉल होल्डिंग्स एंड देयर रेमेडीज, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ a small holdings and their remedies, इसके संदर्भ में वो, ठीक है। दूसरा क्या था, एग्रेरियन रिफॉर्म हो गया आपका। उसके द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन करेंसी, क्या हो गया था ना कि 15 रुपया से लेकर के 15 रुपया से डिप्रिसिएट करके 21 रुपया समथिंग हो गया था, नहीं सॉरी 21 रुपया से लेकर के 15 रुपया समथिंग हो गया था उसका जो वैल्यू होता है। तो क्या था यहाँ पे, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन करेंसी, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन करेंसी, ठीक है। तीसरा क्या है यहाँ पे, तो तीसरा है द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन इंडिया एंड प्रॉब्लम ऑफ प्लानिंग एंड स्टेट सोशलिज्म, द इवोल्यूशन ऑफ, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस और चौथा जो आपका है वो क्या है आपका, प्रॉब्लम ऑफ प्लानिंग एंड स्टेट सोशलिज्म, द प्रॉब्लम ऑफ प्लानिंग एंड स्टेट सोशलिज्म, ठीक है। तो इस पे वो लिखे हैं अपने इकोनॉमिक आइडिया को, इसी के चारों ओर जो है वो इर्द गिर्द घुमाए। उनका जो है राइटिंग्स, जब राइटिंग्स कहेंगे तो उनके द्वारा लिखा गया बुक वगैरह, थेसिस वगैरह ये होगा। तो आइए ना बात करते हैं एंशिएंट इंडियन कॉमर्स, राइटिंग्स उनका जो है, लेट मी चेंज द पेन, राइटिंग्स उनका जो है भीमराव अंबेडकर जी के। तो पहला क्या है, एंशिएंट इंडियन कॉमर्स, एंशिएंट इंडियन कॉमर्स, ठीक है, पहला बुक। और ये कब, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब मास्टर्स डिग्री कर रहे थे, अधिकांश डिग्री उनका कोलंबिया यूनिवर्सिटी से हुआ है, तो मास्टर्स डिग्री के लिए 1915 में थेसिस दिए थे ये, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, दूसरा है नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया। और ये किस लिए, तो वही हिस्टोरिकल एनालिटिकल स्टडी है, थेसिस व्हिच वाज अवार्डेड पीएचडी के लिए, इकोनॉमिक्स से जब पीएचडी कर रहे थे तब का है, और 1916 वही कोलंबिया यूनिवर्सिटी 1916 पीएचडी का थेसिस लिखे थे। तो नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया। तीसरा जो आपका है वो क्या है आपका, द फाइनेंस, ठीक है। और ये जो पब्लिश हुआ था द फाइनेंस के अंदर में, ठीक है, ये उसके बाद फिर जो आपका है प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, ये कब, ये एमएससी डिग्री के लिए, ठीक है, दो गो है मास्टर्स एमएससी डिग्री के लिए 1921 में। अब वो व्यक्ति कितना पढ़े हैं आप सोचिए, तो एक वो एमएससी एमए का डिग्री ले रहे हैं, एमएससी का ले रहे हैं, तो हम लोग सोचते हैं मास्टर्स कर लिए, हाउ इंटेलिजेंट वाज ही, वो कितने बुद्धिमान थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1921 में, और ये एमएससी डिग्री के लिए इनको
मिला था। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, चौथा, चौथा क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, द प्रॉब्लम प्रॉब्लम ऑफ रूपी, रूपी का जो प्रॉब्लम है, ये कब, तो ये भी है डीएससी के लिए, ओएमएससी के लिए था, ये क्या है डीएससी के लिए। और कहाँ से, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दुनिया का सबसे बेहतरीन जो इकोनॉमिक्स का इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वहां से। सपना रह गया हम लोग का, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। ठीक है, और कब ये, 1923। ठीक है, ये हो गया आपका। आइए नेक्स्ट, इनका जो इकोनॉमिक आइडिया है ना, वो इसके चारों ओर घूमता है। अगर पूरे को हम बांटें तो ये 4 हिस्सा में बटेगा। ठीक है, और क्या क्या वो होगा, तो वो होगा आपका द प्रॉब्लम ऑफ, हाँ क्या क्या होगा यहाँ पे, तो फॉर, पहला जो होगा वो क्या होगा, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। ठीक है, दूसरा जो हिस्सा होगा वो होगा एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। ठीक है, तीसरा जो होगा वो होगा इकोनॉमिक्स ऑफ कास्ट, इकोनॉमिक्स ऑफ कास्ट। ठीक है, और चौथा जो होगा वो क्या होगा, इकोनॉमिक्स ऑफ सोशलिज्म, इकोनॉमिक्स ऑफ सोशलिज्म। ठीक है, तो इसी के चारों ओर जो है उनका पूरा आइडिया जो है वो घूमता है। देखते हैं वन बाय वन देखते हैं। तो पहला हम लोग क्या देख रहे हैं, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसको हम पहले देख रहे हैं। तो ये तब लिख रहे थे जब वो बाहर में थे, अब्रॉड, 1930 से 23 के बीच में, 1923 के बीच में क्या लिख, किसके बारे में वो बात कर रहे थे, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, क्या क्या वो उस समय बोले। ठीक है, तो कह रहे हैं इट स्टडी मेनली प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस, ये मेनली स्टडी कर रहे थे प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस। पहले क्या था, पूरा का पूरा जो है उस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो अब प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है, मतलब स्टेट वाला जो है वहाँ भी क्या होगा, फाइनेंस जो है डिसेंट्रलाइज होगा, इसका वहाँ पे बात हो रहा है। ठीक है, आइए और आगे क्या है, डॉक्टर अंबेडकर अपने भाषा में ही बोलते हैं। ये देखिए जो बोलते हैं ना कोट एंड कोट में कुछ कुछ चीजें, उनको लिखना चाहिए उन्हीं के भाषा में। तो वो बोलते हैं कि द इनएडिक्वेसी ऑफ इंपीरियल फाइनेंस, बोलते हैं द इनएडिक्वेसी, द इनएडिक्वेसी, इनएडिक्वेसी ऑफ इंपीरियल फाइनेंस, इंपीरियल फाइनेंस। ठीक है, फाइनेंस वाज मेनली ड्यू टू, वाज मेनली ड्यू टू, ठीक है, मेनली ड्यू टू एन अनसाउंड फिजिकल, एन अनसाउंड, अनसाउंड फिजिकल में तो वित्तीय, एक खराब वित्तीय फिजिकल पॉलिसी। कह रहे हैं कि द इनएडिक्वेसी ऑफ इंपीरियल फाइनेंस, जो सही से फाइनेंस नहीं हो पाया इंपीरियल फाइनेंस, उसका मेन कारण था अनसाउंड फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, सही ढंग से जो वित्तीय पॉलिसी जो लाया गया वो सही नहीं था। द गवर्नमेंट डिपेंडेड हैविली ऑन, द गवर्नमेंट
डिपेंडेड हैविली ऑन किस पे, फ्यू टैक्सेस। देखिए मान लीजिए मेरे पास मौका 2 ही 3 है, ठीक है, ऑप्शंस मेरे पास 2-3 मात्र है सोर्स ऑफ इनकम का, हम क्या करेंगे, और उसमें से ही अगर क्लाइमेटी आ गया, कुछ इस तरह का सर्कमस्टांसेस आ गया, तो क्या मेरा जो सोर्स ऑफ इनकम है उस पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। लेकिन अब ऐसे बात कीजिए कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी ढेर सारा है, अपॉर्चुनिटी कोस्ट हम लोग बोलते थे ना, तो हमारे पास ढेर सारा अपॉर्चुनिटी है, ठीक। तो क्या होगा, अगर यहाँ डाउन होगा तो वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से अर्न कर लेंगे, इसी तरह। तो ठीक उसी तरह से, क्योंकि कुछ टैक्स से ही जो है गवर्नमेंट, भले ही ज़्यादा टैक्स था, अमाउंट ऑफ टैक्सेशन ज़्यादा था, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ टैक्सेशन जो था, डायमेंशंस ऑफ टैक्सेशन जो था, वो क्या था, कम था। तो क्या हो जाएगा, इस तरह से डायमेंशन ऑफ टैक्सेशन कम होगा, और वो अगर फेल किया तो क्या होगा, इनएडिक्वेसी आएगी कि नहीं इंपीरियल फाइनेंस में, इसीलिए। तो यहाँ पे बोलते हैं कि फ्यू टैक्सेस सच एज लैंड टैक्स, सच एज लैंड टैक्स, और क्या था, कस्टम्स एंड साल्ट टैक्स, नमक पे जो था साल्ट टैक्स। तो इसी तरह की कुछ था, लैंड टैक्स, कस्टम, साल्ट टैक्स। आगे लिखते हैं व्हिच अफेक्टेड एग्रीकल्चर, which affected agriculture, trade, and industry, ठीक है, and poor respectively, and the poor respectively, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं वो क्या हो गया, ये सबको कम टैक्स होने के कारण से, टैक्स का अमाउंट ज़्यादा था, रेट ऑफ टैक्सेशन, कस्टम, लैंड टैक्स, साल्ट टैक्स तो ज़्यादा था, तो वो इफेक्ट किया एग्रीकल्चर को, साथ साथ ट्रेड को, उसके बाद इंडस्ट्री को, और पुअर, गरीब को तो करता ही करता है। कोई भी पॉलिसी अगर रॉन्ग होता है तो उसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन होता है, पुअर होता है, ठीक है। तो ये था आपका, डॉक्टर अंबेडकर पुट द बल्क ऑफ मनी रेज बाय इंजरियस टैक्स वेर स्पेंट ऑन रिप्रोडक्टिव पे। वो कह रहे हैं कि प्रॉब्लम जो था, ठीक है, मनी जो आया, ठीक है, उसको कहाँ यूज हो रहा था, मनी रेज बाय इंजरियस टैक्स वाज स्पेंट ऑन, तो टैक्सेशन का जो मनी था वो कहाँ यूज हो रहा था, अनप्रोडक्टिव जगह पे या तरीका से यूज हो रहा था। तो अब देखिए, अब टैक्स आया, गवर्नमेंट टैक्स, ये अब अनप्रोडक्टिव क्या हो जाएगा कि जैसे लोन वोन वाला होता है ना, लोन माफ कर दिया, या उसको छोड़िए, मुद्रा योजना के तहत क्या हो गया, सबको पैसा मिला जो जो एलिजिबल था, अब वो कमाए है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट आ जाएगा। तो अनप्रोडक्टिव हो गया कि नहीं। भाई सरकार आपको किस लिए दी है, ताकि आप जो है उसको यूटिलाइज करेंगे, आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, फिर वापस रिपे करेंगे लोन को, ताकि क्या होगा कि नेक्स्ट लोग को एम्पावर किया जा सकेगा। लेकिन आप किए ही नहीं वो काम, तो अनप्रोडक्टिव हो गया कि नहीं, ठीक है। उसका प्रिंसिपल भी आना मुश्किल है, ठीक है। फिर और एक चीज बोलते हैं कि ऐसा तो बात हुआ है, फिर बोल रहे हैं कि एंड एजुकेशन फॉर्म्ड नो पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड, एजुकेशन पे खर्च नहीं, एजुकेशन एक्सपेंडिचर जो है नील बटा सन्नाटा, ठीक है। तो उसके कारण से, ठीक, तो रिमेडी में भी तो कुछ बोलेंगे ना, टू रिमेडी द सीरियस डिफेक्ट ऑफ इंपीरियल फाइनेंस अ फुल फेडरल सिस्टम वाज एडवोकेटेड बाय सम ऑफिशियल। तो रिमेडी देखते हैं कि इसके लिए क्या वो रिमेडी दिए, 1 सेकेंड,
कुछ ऑफिशियल्स जो है वो बोलता है कि डिफेक्ट ऑफ फाइनेंस को इसको हटाने के लिए जो रिमेडी है वो बोलता है कि फुल फेडरल सिस्टम वाज एडवोकेटेड बाय सम ऑफिशियल्स, फुल फेडरल सिस्टम होना चाहिए। अम्बेडकर जी क्या बोलते हैं? रिमेडीज, रिमेडीज जो है वो अम्बेडकर जी बोलते हैं कि फुल फेडरल सिस्टम होना चाहिए, रेफर्स ए सिस्टम इंपीरियल फाइनेंस विदाउट इंपीरियल मैनेजमेंट। उन्हीं के भाषा में क्या होना चाहिए? इंपीरियल फाइनेंस, इंपीरियल फाइनेंस विदाउट इंपीरियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। अभी टैक्स कौन कलेक्ट करता है? स्टेट के ही लोग, ठीक है। उसका जाता कहाँ है? सेंटर में जाता है, जैसे स्टेट का भी होता है ना, इनकम टैक्स ऑफिसर स्टेट का, फिर ये सेंट्रल का, सब अपना एक्सेस करता है, सब कुछ जाता कहाँ है? सेंटर। फिर क्या होता है? फिर वहाँ से आता है, ठीक। तो इस तरह से होता है। तो अम्बेडकर जी ये बात बोले, और इसमें से इसका जो है आपको तीन तरीका क्या क्या है? गांधी जी के तीन बंदर, तो यहाँ पे नहीं है। डिवाइडेड क्या है? इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इनटू 3 स्टेज। ही डिवाइडेड इवोल्यूशन ऑफ ठीक है, प्रोविंशियल फाइनेंस इनटू कितना बे? 3 बे, 3 बेज। क्या क्या वो है? नंबर 1, बजट बाई असाइनमेंट, बजट असाइन कर दिया जाएगा, और उसमें से हर बार जो है कि क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है, हर जगह पे जो होता है, इससे भी बजट बनता है ना, उस तरह का प्रोविंस का, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? और ये कब कब से कब तक? 1871-72 टू 1870, 1871-72 से ले करके, ठीक है, 76-77, ठीक। उसके बाद ये क्या कहते हैं कि बजट बाय असाइन्ड रेवेन्यू, रेवेन्यू, ठीक है। यही 1877 से लेकर के 78 टू 1881 से लेकर के 82, बजट बाय शेयर्ड रेवेन्यू, ये कब का है? 1882 से 83 टू 18 1920-21, ठीक। तो पहला वाला क्या था? पहला वाला बोलते हैं कि बजट जो है असाइन होना चाहिए, ठीक है। असेसमेंट ऑफ फंड फ्रॉम द इंपीरियल ट्रेजरी वाज एडॉप्टेड एज मेथड टू सप्लाई, तो ऐसा हुआ, ठीक। तो बोलते हैं अंडर द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू इनकर्ड रिसिप्ट फ्रॉम सर्विस एक्सपेंडेड एंड इवेशन डिक्रीज, टैक्स इवेशन जो है वो घटता है, रेवेन्यू इंक्रीज होता है इससे, ठीक है, एक्सपेंड हुआ सर्विस से, ठीक। बट द मोस्ट रेडिकल डिफेक्ट इन द सिस्टम ऑफ बजट बाई असाइनमेंट कंसिडर इट्स रिजिडिटी, इसमें था, ठीक।
तो इससे में बजट असाइनमेंट होने लगा, इस यहाँ से यहाँ तक। फिर बजट क्या हो गया, असाइंड बाय रेवेन्यू, जो असाइनमेंट हुआ ने अब उसका रेवेन्यू जो है ये। तो सेकेंड वाला जो है बोल रहे हैं कि होली इंपीरियल एंड होली प्रोविंशियल, टू डिस्टिंक्ट, दो तरह का रेवेन्यू था। पहला क्या था, पूरा का पूरा इंपीरियल, और दूसरा क्या था, पूरा का पूरा प्रोविंशियल। प्रोविंशियल, होली इंपीरियल और होली प्रोविंशियल, ठीक है, पूरा का पूरा। तीसरा जो प्रोविजन आया था, ज्वाइंटली इंपीरियल एंड प्रोविंशियल। तीसरा क्या था, ज्वाइंटली, ये दोनों का ज्वाइंटली, ठीक है ये। तो इस समय वो आया था अप्रैल 1924, प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया एंटर्ड इनटू न्यू फेज। और ये जो प्रोविंशियल फाइनेंस आया था ना, प्रोविंशियल फाइनेंस, वो 1924 में पहली बार आया था, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं उनके बारे में, अंबेडकर जी के बारे में, एडविन सेलिंगमैन, द वैल्यू ऑफ डॉक्टर अंबेडकर contribution of this discussion lie in the objective recitation of the fact that imperial analysis of interesting development that has taken place in his native country. Lessons are applicable to other countries as well as, जो अंबेडकर जी बोले हैं वो दूसरे कंट्री में भी लागू होता है या हो सकता है, ठीक है, ये बोलते हैं। as well as nowhere to my knowledge has such a detailed study of the underlying principle has been made. उनका मानना है, किनका मानना है, एडविन सेलिंगमैन, कि कहीं भी इस तरह का लिखा नहीं गया अभी तक, ठीक है। तो कितना इंटेलिजेंट थे डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है, ये होता है। आइए देखते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ रुपीज के बारे में जो बोले हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ रुपीज, प्रॉब्लम्स ऑफ रुपीज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पूरा जो लिखा है वो, जो उनका प्रॉब्लम्स ऑफ रुपीज केवल नहीं, प्रॉब्लम्स ऑफ रुपीज एंड, ठीक है, रुपीज इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ये है पूरा, ठीक। लेकिन हम पढ़ रहे हैं इस हेडिंग को, ये पूरा बुकवा थेसिस जो था वो उसका नाम है पूरा, उसका ये है। कह रहे थे कि मुगल एम्पायर जो है, मुगल एम्पायर उस समय सब कुछ सही था, स्टैंडर्ड टाइम था, वाज इकोनॉमिकली एन एडवांस कंट्री, इंडिया भी इकोनॉमिकली एडवांस था, मतलब हर चीज़ असेसमेंट, रेवेन्यू असेसमेंट या हर चीज़ जो था वो बेहतर था, ठीक है। उसमें भेल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन था, उस समय ट्रेड, लार्ज ट्रेड था इंडिया का, मतलब ब्रिटिश के आने से पहले हमारा अच्छा खासा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, ठीक है, ट्रेड से लेकर के हर चीज़ था, ठीक। लेकिन जब वो आया, ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ इंडियन करेंसी एंड फॉरेन एक्सचेंज एट हैंड ऑफ ब्रिटिश authorities become highly irresponsible and performance was disappointing. कह रहे हैं यहाँ पे अंबेडकर जी कि ड्यूरिंग मुगल एवरीथिंग वाज ओके, इंडिया इंजॉयड, इंडिया जो है वो इंजॉय करता था लार्ज बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्रेडिट प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन बिजनेस ट्रांजेक्शन। मुगल के समय सब कुछ सही था, ठीक है। लेटर ऑन जैसे ही जाता है मैनेजमेंट ब्रिटिश के पास, ठीक है,
इंडियन करेंसी एंड फॉरेन एक्सचेंज जो है एट हैंड ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी बिकम हाईली रिस्पॉन्सिबल एंड परफॉर्मेंस वाज डिसअपॉइंटिंग। ये स्थिति हो गया हमारे, ठीक है, फाइनेंस का। ठीक, तो एक फॉलर कमेटी है, ये रिकमेंड करता है गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड फॉर इंडिया इन प्लेस ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड। मतलब पूरा जो गोल्ड रखा जाता था उससे बढ़िया क्या करे थे कि गोल्ड एक्सचेंज होना चाहिए। कौन बोला था? तो फॉलर कमेटी। अंबेडकर जी उसका जो है विरोध किए थे, टोटली अपोज द रिकमेंडेशन। ही पुट, कुछ लोग कह रहे थे कि पीपल रिगार्ड एज रिपोर्ट एज क्लासिकल ऑफ फॉर इट्स विजडम। वो बोलते हैं आई रिगार्ड इट एज क्लासिकल फॉर इट्स नॉनसेंस। वो क्या बोलते हैं कि क्लासिकल है नॉनसेंस के लिए, अंबेडकर जी बोले। ठीक है, जॉन मेनार्ड किंग, किंग नहीं किन्स, जॉन मेनार्ड किन्स, 1 सेकेंड। ये क्या किए हैं? सपोर्टेड गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, उसको सपोर्ट किए थे। ठीक है, तो ये था आपका अंबेडकर जी का इसके बारे में, द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज के बारे में। ठीक है, प्रोफेसर किंग जो है, किन्स जो है, जॉन मेनार्ड किन्स, वो क्यों सपोर्ट किए थे? क्योंकि वो तो इकोनॉमिस्ट हैं, तो उनके सपोर्ट करने के पीछे तो जरूर रीजन रहा होगा, ऐसी तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो देखे जरा क्यों सपोर्ट किए थे वो। ठीक, तो उनका कहना है सपोर्ट करने के पीछे, उनके पीछे रीजन है। वो बोलते हैं कि नथिंग विल स्टेबलाइज द रुपीज, नथिंग विल स्टेबलाइज रुपीज को, स्टेबलाइज कुछ नहीं कर सकता है अनलेस वी स्टेबलाइज इट्स जनरल परचेजिंग पावर, अनलेस वी स्टेबलाइज इट्स जनरल परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर। जब तक हम इसका जनरल परचेजिंग पावर को हम स्टेबलाइज नहीं कर दें तब तक क्या होगा, ये स्टेबल रुपी नहीं, डिप्रिसिएट करते ही रहेगा। ठीक है, तो ये, हाँ आइए देखते हैं एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के बारे में उनका क्या व्यू था, जो हम लोग का दूसरा पॉइंट है। तो क्या बोले थे वो? बोले थे कि 1918 में 1918 में अम्बेडकर का एक बुक पब्लिश होता है, अ स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज। ठीक है, तो वो क्रिटिसाइज करते हैं बड़ौदा कमेटी को। बड़ौदा कमेटी क्या था? तो असेसमेंट के लिए कि ये स्केटर्ड, स्मॉल स्केटर्ड होल्डिंग्स जो है इन बड़ौदा 1917 में, वो उसके बारे में ये था। ठीक, वो इसके क्रिटिसाइज करते हैं उसके रिपोर्ट के, और वो कहते हैं कि द केस ऑफ द बड़ौदा कमेटी इज मच वर्स। प्रोफेसर जेबोन एट लिस्ट a stick a plurality of definition। वो बोला था ना कि स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड होल्डिंग क्या होना चाहिए उसके बारे में बोला था। तो वो एक कोई फिक्स नहीं बोला था कि कितना होना चाहिए कर वगैरह ये, तो इसीलिए उसका वो क्रिटिसाइज किए थे। ठीक है, वन डिफिनेशन, कोई आइडियल डिफिनेशन वो इकोनॉमिक होल्डिंग का वो नहीं दिए थे। बट द रिपोर्ट ऑफ बड़ौदा कमिटी सफर फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ एन आइडियल इकोनॉमिक इंक्लूडिंग one given by professor viewed that from the standpoint of consumption rather than production। उसमें बोला गया था कि कंजम्पशन के आधार पे जो है वो इकोनॉमिक होल्डिंग होगा जमीन का। तो वही इसका विरोध करते हैं कि कंजम्पशन नहीं, प्रोडक्शन का आधार होना चाहिए। अब कहीं पे क्या होगा ना कि ज़्यादा प्रोडक्शन है तो वहाँ पे छोटा छोटा स्मॉल लैंड होल्डिंग भी रहेगा तो चलेगा। जहाँ पे कम हो रहा है प्रोडक्शन, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, बड़ा बड़ा होल्डिंग, चाहे राजस्थान वगैरह में। तो ये बोलते हैं अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर, उन्हीं के भाषा में सुनिए,
अंबेडकर जी के भाषा में ही, ठीक है। वो क्या कहते हैं अंबेडकर जी, कहते हैं यहाँ पे कि वो एक एरर था, कंजम्पशन इज नॉट करेक्ट स्टैंडर्ड विच जज इकोनॉमिक कैरेक्टर ऑफ होल्डिंग। बोल रहे हैं कि कंजम्पशन जो है ना वो जजमेंट नहीं है इकोनॉमिक होल्डिंग का, ठीक है। वो बोलते हैं कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स लाई सजेशन दैट इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप, मतलब कितना प्रोडक्शन हो रहा है इसका ये आधार होना चाहिए, ठीक है। ये ही बिलीव दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन वुड हैव बेनिफिशियल इफेक्ट अपॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। उनका मानना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में मदद करेगा, ठीक है। और वो पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर के बहुत परेशान थे। प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर के जो है अंबेडकर जी बहुत परेशान थे, ठीक है। वो बोलते हैं कि जनसंख्या जो ग्रामीण जनसंख्या है वो 64.4% 1891 में था, उससे बढ़ करके 67.5 हो गया 1901 में, और 71.5 हो जाता है 1911 में, ठीक है। तो वो चिंतित थे, ठीक है। ही सेड दैट पॉपुलेशन प्रेशर एंड लेक ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम इज द मेन काउज ऑफ सब डिवीजन ऑफ होल्डिंग्स। मेन कारण क्या था? सब डिवीजन ऑफ होल्डिंग का मेन कारण क्या है? तो वो बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन प्रेशर जो है, ठीक है, ये जो है मेन कारण पॉपुलेशन प्रेशर और लेक ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम। एक तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है और कोई दूसरा अन्यत्र जो है आय के स्रोत नहीं होना, जो है लैंड का छोटा छोटा होना सब डिवीजन ऑफ लैंड का कारण है, ठीक है। ये अंबेडकर जी हमारे बोल रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। तो वही है, आप इसका हिंदी देख सकते हैं, जो हम समझाए हैं वही है, ठीक है। हिंदी सिंस गूगल ट्रांसलेट है तो हमारे बात पे ध्यान दीजिएगा जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये उतना करेक्ट जो है आपका नहीं रहेगा, ठीक। अंबेडकर जी का मानना है, ठीक है, रिमेडी जो है इसको सोल्व कैसे किया जा सकता है। तो वो बोलते हैं कि हिज रिमेडी टू द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफर ऑफ आइडियल लेबर इन एग्रीकल्चर सेक्टर टू नॉन एग्रीकल्चर चैनल ऑफ प्रोडक्शन। मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में एग्रीकल्चर लेबर को कहीं दूसरा सेक्टर में अगर जाएगा तो उससे क्या होगा, लैंड पे जो है वो बर्डन कम पड़ेगा। तो उनका ये मानना था, ठीक है। अंबेडकर जी ऐसे बोलते हैं कि ऑल्सो बिलीव दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन मस्ट प्रीसीड कंसोलिडेशन, लैंड शुड नेवर बी फॉरगेटन दैट अनलेस वी हैव कंस्ट्रक्टेड एन इफेक्टिव बैरियर अगेंस्ट द फ्यूचर। कंसोलिडेशन मान लीजिए अभी किए हैं, ठीक है, तो हमको भविष्य में भी देखना है कि ये टूटे नहीं, ठीक है। सच अ बैरियर कैन ओनली बी फाउंड इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉर इट अलोन कैन रिड्यूस द एक्सट्रीम प्रेशर विच कॉजेज सब डिविजन ऑफ लैंड, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐसे भी जो है मदद करेगा, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन को टूटने से। देखिए वहाँ अगर वर्कर कम जाएंगे तो लैंड पे लोड कम पड़ेगा, नहीं रहता है सोर्स ऑफ इनकम तो सोचते हैं तब ना लैंड पे ज़्यादा पड़ता है। तो ही यहाँ पे है कि एक ऐसा अवरोध केवल औद्योगिकरण में ही पाया जा सकता है, क्योंकि यह अकेले अत्यधिक दबाव को कम कर सकता है जो भूमि के उपविभाजन का कारण बनती है। अगर इंडस्ट्री डेवलप होगा तो लैंड का कंसोलिडेशन या लैंड का फ्रेगमेंटेशन जो है वो कम किया जा सकता है, चूंकि अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम हो गया। अम्बेडकर जी वही बात बोले थे, ठीक है। अंबेडकर जी के अनुसार अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स ऑफ कास्ट, अंबेडकर जी के अनुसार द कंसेप्ट ऑफ चतुर्वर्णा, जो चार वर्ण वाला जो सिस्टम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये वाला जो है बोले कि ये फेल हो जाएगा आगे चल करके, क्योंकि ये चार से अभी क्या हो गया, मोर देन 4000 कास्ट हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये फेल हो जाएगा, ठीक है। इट मेक द होल कंसेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर रेडिकुलस, और पूरे के पूरे कंसेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर जो चतुर्वर्णीय व्यवस्था है उसके क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे खत्म कर देगा उसको। यानी अंबेडकर जी जो ऋग्वेदा में ओरिजिनल में चतुर्वर्णीय सिस्टम जो था उसको ये सपोर्ट करते हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जो 4 से 4000 कास्ट हो गया
उसका ये विरोध करते हैं, बोलते हैं कि क्या होगा, फेल कर जाएगा। ठीक है, वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि ही रिगार्डेड दैट, वो क्या कहते हैं कि एक सिविलाइज सोसाइटी नीडेड सम काइंड ऑफ लेबर डिवीजन होना चाहिए। एक सभ्य समाज में क्या होना चाहिए कि डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए। ही असर्टेड दैट इन इन हाँ, ये क्या करता है, ये आपको डिजनरेट इनटू डिवीजन ऑफ लेबर करने से, लेकिन हाँ, ये बेसिस इसका जो है ना, हेरारकी नहीं होना चाहिए। एंड वाटर टाइट कम, ये जो होता है कंपार्टमेंट, ये चीज नहीं होना चाहिए। ये कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब जन्म से नहीं होना चाहिए। ठीक है, जन्म से नहीं होना चाहिए और हार्डनेस नहीं होना चाहिए, इसमें रिजिडिटी नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए कि एक लोहार है, तो उसका बेटा मान लीजिए पढ़ गया, डॉक्टरी कर रहा है, डॉक्टर सीख गया डॉक्टरी, तो प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, या अपने प्रोफेशन को मन करे कि नहीं अब हम दूसरा काम करें, तो वो कर सकता है। तो बाई वर्थ नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए, रिजिडिटी नहीं होना चाहिए, नहीं कि लोहार का बेटा लोहार ही बनेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ही बिलीव दैट द कास्ट सिस्टम बेस्ड ऑन बर्थ एंड सोशल स्टेटस ऑफ पेरेंट, ठीक है, वुड नॉट इम्प्रूव इंडिविजुअल और सोशल इफिशियंसी। वो कहते हैं कि कभी भी जो है ना, कि कास्ट सिस्टम जो बर्थ के आधार पे, कास्ट होना चाहिए चतुर्वर्णीय वाला जो ऋग्वेदा में है, उसको ये बात बोलते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि जन्म के आधार पे, तो सोशल या पेरेंट्स के स्टेटस के आधार पे ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर ये नहीं होना चाहिए, वो सोशल इफिशियंसी को कम करता है, इंडिविजुअल इफिशियंसी। मान लीजिए कि एक कोई अलग कास्ट है, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल डोम है, या छोड़िए ना ब्राह्मण है, ठीक है, तो अब क्या हो गया, ब्राह्मण है, पढ़ा लिखा है नहीं, पूरा शराब चल रहा है, ठीक है, अब क्या होगा, वो भी ब्राह्मण कहलाएगा। ठीक है, अब एक कोई डोम है, उसका बच्चा बहुत सभ्य है, ठीक है, वो पढ़ना लिखना जानता है, मिडिल स्कूल गया, हर चीज़ जो भी है बेचारा जहाँ भी गया वो सीखा। ठीक, अब उसको क्या है, ब्राह्मण हम तो कर नहीं सकते हैं, यहाँ प्रणाम पंडित जी यहाँ पे होगा, वहाँ पे तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि उसके इंडिविजुअल इफिशियंसी को, ये ब्राह्मण है तो वेदाज को प्रीच करेगा, हर चीज़, ये समाज में एक स्टेटस मिला, वो भी पढ़ा है, वो भी डिजर्व करता है। तो ही कह रहे हैं कि सोशल इफिशियंसी, इंडिविजुअल और सोशल इफिशियंसी दोनों को, जो बर्थ और स्टेटस ऑफ पेरेंट्स के आधार पे जो होता है, वो क्या करता है, उसको अफेक्ट करता है, उसके एफिशिएंसी को घटाता है। एंड इट वुड नॉट ऑल्सो हेल्प द इंडिविजुअल टू डेवलप इट्स कैपेसिटी टू इट्स ऑप्टिमम लेवल, और अपने पूरा निखार नहीं पाता है अपने आप को, इस तरह का अगर बातें होती है तो। अंबेडकर जी कहते हैं कि कास्ट वाज एन ऑब्स्टेकल टू सोशल मोबिलिटी। कास्ट वाज एन ऑब्स्टेकल टू सोशल मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी, जिसे है ना कि एक आप, आपका स्टेटस जो है, आप किस कास्ट में आते हैं, तो उसका क्या है, ऑब्स्टेकल है कास्ट। आप लोहार हैं तो आजीवन लोहार ही रह जाएंगे। ठीक है, तो सोशल मोबिलिटी का क्या है, कास्ट ऑब्स्टेकल है। इट रिजल्टेड इन क्या है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, इट रिजल्टेड इन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, ये क्या करता है, समाज में और भी दूरियां बनाता है। ठीक, उनका कहना है, क्या कहना है कि इंडिविजुअल मस्ट बी फ्री टू चेंज देयर ऑक्यूपेशन, इंडिविजुअल मस्ट, ठीक है, बी फ्री टू चेंज देयर ऑक्यूपेशन, वो अपना ऑक्यूपेशन बदल सकता है। ठीक है, वो ये बात बोलते हैं। वो ये भी कहते हैं कि बहुत सारा पुअर ब्राह्मण है, वो क्या है, समाज में अच्छा स्टेटस रखता है, जबकि अमीर भी जो होता है
ये क्या बोलते हैं, इफ्लुएंट अगर शेड्यूल कास्ट का लोग होता है तो उसको वैसा स्टेटस नहीं मिलता है। बात सही है, अम्बेडकर जी गलत नहीं बोले हैं, ठीक है। अल्टीमेट वीकनेस इन क्या है, फॉलोइंग द कास्ट सिस्टम एंड द इंडियन सोशल स्ट्रक्चर वेयर रिगार्डेड मास ह्यूमन बीइंग एंड क्या है, गिव देम अपॉर्चुनिटी टू गेट आउट ऑफ कंडीशन एजुकेशनली, कल्चरली एंड इकोनॉमिकली। तो यही है क्या, जो वीकनेस है कास्ट सिस्टम का, वो बहुत सारे लोगों को एजुकेशनली, सोशली ये सब आगे बढ़ने नहीं देता था, उसका मानना है। अब ऐसा नहीं है, ठीक है। द कास्ट सिस्टम हैज रिजल्टेड इन द क्या है, एब्सेंस ऑफ सोशल डेमोक्रेसी इन इंडिया, ठीक है। सोशल डेमोक्रेसी किसको बोलेंगे, हर समाज के तबका को अगर इक्वल वैल्यू मिलने लगे तो उसको क्या बोलते हैं, सोशल डेमोक्रेसी। इक्वल रिप्रेजेंटेशन, इक्वल वैल्यू, इक्वल अपॉर्चुनिटी, तो वो बोलते हैं। अब तो इक्वल इक्वल मिल रहा है, ठीक है, अब तो रिजर्वेशन का भी प्रावधान है, तो सबको मौका मिलता है, सीट भी रिजर्व रहता है, ठीक है। तो अब तो सही है, लेकिन उस समय जो था तो ही बोलते हैं कि कास्ट सिस्टम रिजल्टेड इन द अब्सेंस ऑफ सोशल डेमोक्रेसी। कास्ट सिस्टम resulted in the absence of social democracy, ठीक है। वो सोशल डेमोक्रेसी के अब्सेंस में कास्ट सिस्टम जो है वो इसका रिजल्ट होता है, ठीक है। इंडियन डिस्टिंक्ट फ्रॉम क्या है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। और ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से कैसे अलग है, अभी हम बात किए, ठीक है। तो यही है, इकोनॉमिक ऑफ सोशलिज्म अभी हम पढ़ेंगे। भीमराव अंबेडकर जी जो हैं वो चैंपियन है स्टेट सोशलिज्म के, ठीक है। वो हमेशा जोर देते रहते थे कि ये क्या बोलते हैं कि हर चीज़ को सोशलाइज, इवन एग्रीकल्चर भी जो है वो सरकार के अंदर में आ जाए, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि चैंपियन ऑफ स्टेट सोशलिज्म, ठीक है। ही एडवोकेटेड द नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल की इंडस्ट्री, जो महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है उसको क्या करना चाहिए, नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। सजेस्टेड स्टेट ओनरशिप ऑफ लैंड, लैंड को भी स्टेट का ओनरशिप हो जाना चाहिए। कलेक्टिव फार्मिंग, ये सब जो है एक के साथ अपना फार्मिंग होगा, ये सब उनका बोलना था। बोल रहे हैं कि ही वाज फॉर अ स्टेट मोनोपोली ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस, ये सब जो कुछ चीज़ें हैं इंश्योरेंस वाला, ये सब स्टेट का बिजनेस होना चाहिए, स्टेट का मोनोपोली इस पे होना चाहिए। नॉट ओनली दैट, एडवोकेटेड कंपल्सरी इंश्योरेंस फॉर एवरी सिटीजन, सबको इंश्योरेंस होना चाहिए, ये बोलते हैं, ठीक है। अम्बेडकर्स आइडिया ऑफ स्टेट सोशलिज्म इज बेस्ड ऑन यूनिक पॉलिटिकल फिलोसफी, एक अलग तरह का पॉलिटिकल फिलोसफी उनका सोशलिज्म में दिखने को मिलता है, जो कि क्या है, ब्लेंड ऑफ, मिश्रण है किसका, मार्क्सिज्म एंड बौद्धिज्म का। आपको यहाँ मार्क्सिज्म भी देखने को मिलेगा, बौद्धिज्म को भी देखने मिलेगा। वो कहते हैं कि कंपैरिजन बिटवीन, वो क्या कहते हैं कि कंपैरिजन बिटवीन कार्ल मार्क्स एंड बुद्धा में भी रिगार्डेड जॉक, ऐसा लगेगा, मजाक जैसा लगेगा बुद्धा का और कार्ल मार्क्स का अगर हम कंपैरिजन करें तो, क्योंकि मार्क्सिज्म जो है वो मॉडर्न है और बुद्धा क्या है, पुराने हैं, एंशिएंट से आते हैं, ठीक है। अंबेडकर जी के अनुसार कार्ल मार्क्स इज नो डाउट फादर ऑफ मॉडर्न सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, ठीक है, बट he was not interested mainly in propounding the theory of socialism। भले ही फादर ऑफ मॉडर्न सोशलिज्म और कम्युनिज्म है, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं थे, ठीक है, थ्योरी ऑफ सोशलिज्म को प्रोपाउंड करने के लिए, ठीक है। दैट हैड बीन डन लॉन्ग बिफोर हिम बाय अदर्स, उनसे पहले जो लोग चाह रहे थे। मार्क्स वाज मोर इंटरेस्टेड इन क्या है, प्रोवाइडिंग दैट सोशलिज्म वाज साइंटिफिक। वो बार बार ये कहना चाहते थे कि क्या है, सोशलिज्म जो है वो साइंटिफिक है, मतलब थ्योरी उसका वो दे रहे थे, ठीक है। as much against capitalist, तो his crusade was against capitalist, जबकि ये कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट में बोले हैं, क्या बोले, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट में आएंगे तो क्लास कन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है, और
यहाँ पे तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट होगा नहीं, चूंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के सपोर्ट में थे अंबेडकर जी, ठीक है। तो ये यहाँ पे है, इट इज नेसेसरी टू नोट दैट दिस पॉइंट दैट बिकॉज मार्क्स अटैच ग्रेटेस्ट इंपोर्टेंस टू साइंटिफिक कैरेक्टर ऑफ हिज सोशलिज्म, ठीक है। All the doctrines which Marx propounded and no other proposed them establish his contention that brand of socialism was scientific and not utopian, ठीक है। ये शो करता है अंबेडकर जो है राज समाजवाद का एक विचार एक अद्वितीय राजनीतिक दर्शन पर आधारित था, और वो दर्शन क्या है, बौद्धिज्म और मार्क्सिज्म। कार्ल मार्क्स निसंदेह आधुनिक समाजवाद और साम्यवाद के जनक हैं, लेकिन उनकी मुख्य रूप से समाजवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित करने में कोई दिलचस्पी नहीं था। ग्राउंड लेवल पे समाजवाद को लाने के लिए वो इंटरेस्टेड नहीं थे, केवल थ्योरी चल रहा था उनका, ठीक है, जो उन्हें उनसे पहले बहुत लोग किए। मार्क्स को यह साबित करने में अधिक दिलचस्पी नहीं थी। उनका समाजवाद वैज्ञानिक था, साइंटिफिक था। उनके धर्म युद्ध पूंजीपतियों के खिलाफ था। क्लास कन्फ्लिक्ट आ गया कि नहीं, वर्ग ये, ठीक है, खिलाफ था, जिन्हें उन्होंने यूटोपियन समाजवादी कहा। वह उन दोनों को नापसंद करता था। इस बिंदु पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि मार्क्स ने सबसे अधिक महत्व, ठीक है, उनके समाजवाद का वैज्ञानिक चरित्र को दिया। मार्क्स ने जितने भी सिद्धांत प्रतिपादित किए उनमें कोई दूसरा सिद्धांत नहीं था। इसका उद्देश्य उनके इस तर्क को स्थापित करना था कि उनका समाजवाद का ब्रांड वैज्ञानिक था, ना कि यूटोपियन, ठीक है। तो मार्क्स से अंबेडकर जी बहुत अलग हैं। बाय साइंटिफिक सोशलिज्म व्हाट कार्ल मार्क्स मेंट वाज दैट साइंटिफिक सोशलिज्म कार्ल मार्क्स के अनुसार क्या था, हिज ब्रांड सोशलिज्म वाज इनविटेबल एंड इनएस्केपेबल, एस्केपेबल, ठीक है, निकल नहीं सकते हैं। एंड सोसाइटी वाज मूविंग टुवर्ड्स, सोसाइटी बढ़ रहा है, एंड दैट नथिंग कुड प्रिवेंट इन इट्स मार्च, कोई इसको रोक नहीं सकता है। इट इज टू द कंटेंशन ऑफ दैट मार्क्स प्रिंसिपली क्या है, लेवर्ड, किसको ज़्यादा, मतलब लेबर को मार्क्स दे रहे थे प्रायोरिटी, और कैपिटलिस्ट को लाओ, तो कैपिटलिस्ट खत्म हो जाएगा तो फिर लेबर का वैल्यू कहाँ होगा। क्लास कन्फ्लिक्ट के बारे में वहाँ पे वही कह रहे हैं यहाँ पे कि वैज्ञानिक समाजवाद से कार्ल मार्क्स का तात्पर्य यह था कि उनका समाजवाद का ब्रांड अपरिहार्य था, और अपरिहार्य और समाज उसकी ओर बढ़ रहा है, उसके आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं सकता है। यह करने के लिए उनका यह तर्क मार्क्स के ने मुख्य रूप से काम किया, ठीक है। अंबेडकर वाज नॉट अ ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ मार्क्स। अंबेडकर जो थे वो ब्लाइंड फॉलोअर, माने अंधाधुन जो है, बिना रेशनल दिमाग लगाए हुए वो उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, ठीक है। इज क्वेश्चनड, वो क्वेश्चन करते थे वेरी इकोनॉमिक बेसिस क्लास कन्फ्लिक्ट एंड क्या है, थॉट इट वाज रिलेवेंट टू द इंडियन सोसाइटी सिचुएशन। वो जानते थे, उनका मानना था अंबेडकर जी का कि क्लास कन्फ्लिक्ट होगा, इससे मार्क्स को अगर ब्लाइंडली फॉलो किया जाए तो, ठीक है, जो कि सही नहीं है भारतीय पर्सपेक्टिव में, ठीक है। एंड ही डिड नॉट कंसिडर द इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री एज द ओनली इंटरप्रिटेशन। फर्दरमोर ही डिड नॉट एक्सेप्ट द प्रोलिटरेट हैज बीन प्रोग्रेसिवली पॉपुलराइज, ठीक है, ये and did not believe in Marxism claim that socialism was inevitable। समाजवाद ही केवल होगा, ये उसमें ये बिलीव नहीं करते थे। यहाँ पे ये इंडस्ट्री को भी ये जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ सिमिलैरिटी है, ठीक है। by saying that differences are about the means, कह रहे हैं अंबेडकर जी कि देखिए इंड्स तो दोनों का सेम ही है, कि जो सर्वहारा लोग है, प्रोलिटरेट सोसाइटी, उसको आगे बढ़ना है, सोसाइटी को प्रोग्रेस करना है, लेकिन मीन्स अलग है, उसका तरीका क्या है वो अलग है, ठीक है। डिफरेंसेस आर
किसमें है? मीन्स में डिफरेंस है, तरीका में। एंड इंड्स आर कॉमन टू बोथ। और जो इंड्स है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, वो क्या है? कॉमन है दोनों का। द मीन्स एडोप्टेड बाई बुद्धा वेर कन्वर्ट अ मैन बाई चेंजिंग हिज मोरल डिपोजिशन टू फॉलो पाथ ऑफ वॉलंटरी। ठीक है, बुद्धा के अनुसार क्या था कि स्वेच्छा से अपने अंदर में आना चाहिए बदलाव, ये है। मार्क्सिज्म में ऐसा नहीं है, छीन लो कैपिटलिस्ट का। ठीक है, तो लेकिन क्या है यहाँ पे, और मार्क्सिज्म में ऐसा नहीं था। कम्युनिस्ट जो है इक्वली क्लियर, शॉर्ट एंड स्विफ्ट, तेजी से एकदम वायलेंस करते हुए डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटरेट, मैंने जो सर्वहारा समुदाय है उसका क्या होना चाहिए? डिक्टेटरशिप होना चाहिए। तो ये है, डॉक्टर अंबेडकर एडवोकेटेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्टेट सोशलिज्म विथ क्या है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। बहुत बड़ी बात है। वो बोलते हैं कि ठीक है, सोशलिज्म होना चाहिए स्टेट का, स्टेट के पास माने बड़ा बड़ा की जो इंडस्ट्री है, लैंड भी है इवन, तो स्टेट का मोनोपोली उस पर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के साथ। ऐसा स्टेट नहीं हो जो क्या करे, जैसे किंगशिप रहेगा, जो उसका मर्जी होगा करेगा, तो वो नहीं होना चाहिए। स्टेट होगा लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के साथ, जैसे वोटिंग होता है, जो भी हमारा है। एंड विदाउट डिक्टेटरशिप, राजा वाला जो बोले वो नहीं होना चाहिए। ही वांटेड टू रिटेन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड प्रिस्क्राइब स्टेट सोशलिज्म बाय द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगा वो किससे चलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। ठीक है, सो दैट इट विल बी बियॉन्ड द रीच ऑफ पार्लियामेंट्री मेजोरिटी टू सस्पेंड, अमेंड और एब्रोगेट। ताकि अगर उस तरह का सिचुएशन आता है तो उसको कभी सस्पेंड भी किया जाए। अगर मेजोरिटी कुछ उल्टा पुल्टा कर रहा है तो उसको हटाया भी जा सकता है, उसको बदला भी जा सकता है। इस तरह के वो बात करते हैं। इट इज ओनली बाई दिस दैट वन कैन अचीव the triple objective, namely to establish socialism, retain parliamentary democracy and avoid dictatorship। बोल रहे हैं कि यही एक तरीका है जिसके द्वारा जो है तीनों चीज को पाया जा सकता है। और तीनों चीज क्या है दोस्त? तीनों यही है कि सोशलिज्म को इस्टेब्लिश हो जाएगा, रिटेन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और डिक्टेटरशिप जो है, तानाशाही जो है, उसको भी हटाया जा सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, इस प्रकार से हम अंबेडकर जी को आज पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए। कोशिश करते हैं बहुत अच्छा से बनाने का, बहुत मेहनत लगता है इसमें दोस्त। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अंबेडकर जी को पढ़ लिए। थैंक यू।